हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग में। मैं इस यूट्यूब चैनल में सारे चैप्टर्स के और सारे सब्जेक्ट्स के MCQ लाऊंगा। स्पेशली MCQ का सीरीज़ अभी मैं चलाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के MCQs के सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और आज से ये टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। डेली मैं कुछ क्वेश्चंस लेते आऊँगा, आप इसके टेस्ट लगाते रहिएगा। आज पहला क्लास है इसमें। ये MCQs जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली फॉर टीचर्स एंड रेलवेज, क्योंकि हिस्ट्री का एक पोर्शन रेलवे में और पब्लिक सर्विस कमीशंस में और टीचर में जो TGT PRT आते हैं, सॉरी नॉट PRT, TGT एंड PRT, यस, तीनों में हिस्ट्री सेक्शन के पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज से मैं आप लोगों के लिए MCQs लेके आया हूँ हिस्ट्रीज का, जो आज ये पहला क्लास है। तो स्वागत करता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ इसको, मार्क कर, यस। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में प्रमुख कलहन की रास तरंगिणी की रचना किस शताब्दी में हुई थी? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 10वीं शताब्दी, ऑप्शन बी में 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी में है 16वीं शताब्दी, ऑप्शन 5 में है ऑप्शन 4 में है 5वीं शताब्दी। तो 10 सेकेंड टाइम लेकर के आप सोचिए क्या आंसर होगा इसका। ओके, बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12वीं शताब्दी। कलहन की राज तरंगिणी जम्मू कश्मीर से संबंधित ने अपने विवरण दिए थे, जम्मू कश्मीर से संबंधित। ओके, ऑप्शन बी। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप ने, सॉरी, यस, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों में सबसे पहले पढ़ने में किस वर्ष सफलता प्राप्त की थी? मतलब अशोक ने अपने अभिलेख शिलालेख लिखवाए थे, उनमें ने अलग अलग भाषा और लिपि भी थे। ठीक है, तो उसमें से जेम्स प्रिंसेप ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने उसको उनके शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले पढ़े थे। तो वो किस वर्ष पढ़े थे? ऑप्शन एक है आपका 1737, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1837, ऑप्शन डी है 1921। तो 10 सेकेंड लेकर के आप इसको बना सकते हैं। ओके, चलिए मैं बताता हूं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1837। देखिए ऑप्शन डी तो कैंसिल हो रहा, 1921। 1921 में आपको याद है हड़प्पा सभ्यता में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, है ना? तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, बचा तीन। तो 1737 जाएगा नहीं, 1937 तो हाल की बात है, तो बीच ही एक इकलौता ऑप्शन बचता है 1837। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में क्या अंतर है? ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सोचिएगा। ऑप्शन है आपका तप एवं प्रायश्चित में दृढ़ विश्वास, ऑप्शन बी है दोनों धर्म वेदों के विरोधी थे, ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन डी है आपका सिर्फ ए, ऑप्शन ई है आपका सिर्फ बी। इसका आंसर बताइए। यस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तप एवं प्रायश्चित में दृढ़ विश्वास। देखिए दोनों धर्म तो मिट पात की ओर जाते थे, ठीक है, अहिंसा, सत्य और अहिंसा पर बल देते थे, लेकिन बौद्ध धर्म प्रायश्चित और हमेशा तप करने पर ज्यादा बल नहीं देता है, जबकि जैन धर्म इसके लिए ज्यादा बल देते थे। ठीक है, भगवान महावीर थे, पार्श्वनाथ थे, इन्होंने मतलब तप और प्रायश्चित पर विश्वास कर, जबकि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप तप करिए और सत्य की राह पर, मिड पाथ पर आप चलिए, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। देखिए खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है।
इसका आंसर बताइए। यस, इसका ऑप्शन होगा दाएं से बाएं ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन होगा दाएं से बाएं ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेट, इसे ना थोड़ा सा इसे प्रॉब्लम होता है मुझे। चलिए, ऐतिहासिक क्वेश्चन नंबर 5 में, ऐतिहासिक काल में प्राचीन अभिलेख किस शासक का है? मतलब ऐतिहासिक काल में सबसे पुराने अभिलेख किसके हैं? इसका तो कॉमन सा आंसर है यस, ऑप्शन बी अशोक। इसके 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी बाबर। देखिए, बाबर तो होगा नहीं, ये तो मिडाइवल पीरियड के 1526 में उन्होंने मुगल पीरियड का स्थापना करा था। सिकंदर तो बहुत पहले भी जा रहा है, ठीक है। कनिष्क भी नहीं आएगा। अशोक के शिलालेख सबसे पहले यहाँ पर आए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया था? चलिए, आपको पता होगा कितने चीनी यात्री भारत आए थे? कुल 4 चीनी यात्री भारत आए थे। उनके नाम आपको पता है? ठीक है, चलिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 6 का, और क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है ए 399 एडी, बी 299 एडी, सी 499 एडी और डी 199 एडी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 399। ये मौर्य पीरियड में आया था और ये वापस कब गया था? 414 एडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गया के, क्वेश्चन नंबर 7, गया के पास की बराबर की पहाड़ियों में बनी गुफाओं में उत्कीर्ण गुफा लेखों में प्रमुख क्या है? ऑप्शन ए है सुदामा गुफा, ऑप्शन बी है विश्व झोपड़ी गुफा, ऑप्शन सी है कर्ण चौपड़ गुफा। टाइम लेकर 10 सेकेंड टाइम दे रहा हूं, इसका आंसर आप खोज के बताइए। यस, इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये सभी। गया के पास जो बराबर की पहाड़ियां, वहां पर जितने भी सारे गुफा हैं, उनमें से तीनों मतलब प्रमुख रहे हैं। सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, कर्ण चोपड़ा गुफा। ठीक है, चोपड़ गुफा, सॉरी, चोपड़ा बोला गया। ठीक है, कर्ण चोपड़ गुफा। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सातवीं शताब्दी में भी, 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री इत्सिंग ने किन विश्वविद्यालयों का वर्णन किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग जनरली इजी क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है ना ए और ना ही बी। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री इत्सिंग आए थे। 4 चीनी यात्री आए थे। कौन कौन आए थे? फाहियान, सुयुकी, इत्सिंग, है ना। एक और है, दिमाग से मेरा उठ रहा है अभी। 4 चीनी यात्रा है, तो उसमें से 7वीं शताब्दी सबसे अंतिम में इत्सिंग आए थे। उन्होंने 2 विश्वविद्यालय का, अपने विवरण में 2 विश्वविद्यालय का चर्चा किया भारत के बारे में। पहला था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 9, पुराणों की संख्या कितनी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 1008, ऑप्शन डी 4। पुराणों की संख्या कितनी है? चलिए, सबसे पहले ऑप्शन 4 तो हटा दीजिए, क्योंकि ऑप्शन 4 में 4 दिया हुआ है, तो 4 तो वेद है हमारे। ठीक है, अब बच गया ऑप्शन सी 1008। 1008 के बारे में आपने जनरली पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका, और 108 क्या है? उपनिषद है।
ठीक है, तो इकलौता इसका ऑप्शन बच रहा है 18, तो इसका ऑप्शन होगा बी 18। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? मतलब गुप्त पीरियड में, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन एक में रूपक, ऑप्शन बी में दिनार, ऑप्शन तीन में रुपए, ऑप्शन डी में दिरहम। तो इसका आंसर बताइए। यस, चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यस, ठीक है। दिनार सोने को कहा जाता था, रुपए तो बाद में आया है, दिरहम भी अलग चीज होती थी, ठीक है। तो इसमें से देखिए, ख्याल करिएगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज आज की इस टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में कल लेकर आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा डेली सीरीज लेते आऊं, 10-10 क्वेश्चंस के हिस्ट्री में कम से कम 1000 क्वेश्चंस का मैं सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। तो आज आज के लिए इतना ही। तो मेरी इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, सारे रिलेटिव्स का जो भी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं सीरीज बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।